नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज हम दोस्तों कक्षा 12 का जो नवा चैप्टर है उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। हम जो राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हम कक्षा 12 की जो राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक है आज उसमें 9वें चैप्टर के एग्जाम्पल देख रहे हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल 3ik प्लस jk प्लस 2kk इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर है। यदि यह वलय 2ik माइनस 2jk इंटू 10⁻⁴ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो वलय से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस इक्वेशन के अंदर हमारे को दो वैल्यू दे रखी है, एक तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल और वो सदिश रूप में दे रखा है। इसके साथ में हमें वलय एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, वो भी सदिश के रूप में दे रखी है 2ik माइनस 2jk इंटू 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। इसके साथ में इस क्वेश्चन में हमारे को चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू पूछी है। दोस्तों तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास में इस इक्वेशन के अंदर दो वैल्यू तो दी हुई है। एक तो हमारे को क्षेत्रफल सदिश का मान दे रखा है a वेक्टर इक्वल टू 3ik प्लस jk प्लस 2kk 7 इसकी 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। इसके साथ में हमारे को चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर 2ik माइनस 2jk इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। हमारे को यहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछा है। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों हम चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र है जानते हैं। हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर। तो चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणा होता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणा चुंबकीय फ्लक्स कह सकते हैं। तो यहां पर जो b वेक्टर है इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है, a वेक्टर की वैल्यू हमारे को यहां पर दे रखी है। यहां पर हमारे को इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। दोस्तों इन दोनों का यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्या है हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट? b की जो वैल्यू है वो है 2ik माइनस 2jk इंटू 10⁻⁴, ये डॉट लगा दिया मैंने। फिर इसकी जो वैल्यू है वो है 3ik प्लस jk प्लस 2kk इंटू 10⁻⁻²। फाई इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? यहां से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखते जाएंगे। देखिए इनटू में इसके पास में 10⁻⁴, इसमें है 10⁻², तो 10⁻6 हम मल्टीप्लाई में कर देंगे अंत में। इनका गुणा देखिए आप तो 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 ik डॉट ik, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ गया 2ik डॉट jk, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ गया 4ik डॉट kk, इसको अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों तो -6 2 इंटू 3 -6 jk डॉट ik इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस में 2 jk डॉट jk, इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस में 4 jk डॉट kk। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाता हूं कि ik डॉट ik या jk डॉट jk या kk डॉट kk इसकी वैल्यू होती है 1 तथा ik डॉट jk कह दो या jk डॉट kk या kk डॉट ik इसकी वैल्यू होती है 0। तो यहां से हमारे पास में इसके दोस्तों इसके मल्टीपल में सबके मल्टीपल में 10⁻⁻6 भी है, तो ये 10⁻�6 पड़ी है। फाई की जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगी? यहां से ये यहां पर 1 हो गया, 6 आ गया, ये यहां पर दोस्तों 0 हो जाएगा,
ये भी 0 हो जाएगा, ये भी दोस्तों 0 हो जाएगा। ये यहां पर माइनस का 2 आ जाएगा, जेके डॉट जेके 1 हो गया तो माइनस का 2, और ये भी माइनस में 0 इंटू 10⁻⁻6 पढ़ाई है। तो यहां से आपके पास में 6 - 2 4 आ गया है इंटू 10⁻⁻6, और जो इसका मात्रक है वो होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं, जिसे हम वेबर कहते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा पाठ्यपुस्तक का फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आप यहां पर देखेंगे दोस्तों। जो दूसरा उदाहरण है वो है एक वृत्ताकार कुंडली 5 × 10⁻³ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर रखी है। तो इस कुंडली का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर हो तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले इसको समझेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक तो वैल्यू दे रखी है, ये चुंबकीय क्षेत्र B की, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 5 × 10⁻³ टेस्ला। क्षेत्रफल हमारे को दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर, और हमारे को चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछा है। फाई बी की वैल्यू हमारे को पूछी है। फाई बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों? हमारे को ये बता रखा है कि जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर है। इसका मतलब हुआ क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो कोण है वो है 60 डिग्री। जैसे ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मैं किसी एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को यहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये जैसे कोई क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल तथा इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो एंगल है वो यहां पर इस स्थिति में 90 डिग्री है दोस्तों। हमारे को क्वेश्चन में बता रखा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे कुंडली 60 डिग्री के कोण पर रखी है। तो चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच का जो एंगल है वो जब 60 डिग्री हो तो कुंडली इस तरीके से रखी हुई है दोस्तों, ऐसे कि इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इनके बीच का जो एंगल है, यदि मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं कुंडली को, तो ये जो एंगल है दोस्तों वो हमारे को बता रखा है 60 डिग्री। एक बार इसको समझेंगे कि क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री हमारे को दे रखा है। क्षेत्रफल सदिश का नहीं है दोस्तों, इस चीज को एकदम क्लियर कर लेना। क्षेत्रफल सदिश के बीच का तो हम एंगल अभी फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण दे रखा है दोस्तों। तो यहां से क्षेत्रफल सदिश सदैव कुंडली के क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ये हमारे पास में क्षेत्रफल सदिश और ये है चुंबकीय क्षेत्र। तो जो ये वाला एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये एंगल हमारे को 60 डिग्री दे रखा है। तो ये वाला जो एंगल है दोस्तों वो आ जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण 30 डिग्री होगा। जबकि हमारे क्वेश्चन के अंदर क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का, तो क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 60 डिग्री, जबकि चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल यहां से आपके पास में निकला है 30 डिग्री। तो क्योंकि क्षेत्रफल सदिश तो इधर है, क्षेत्रफल इस तरफ है, तो इसके बीच में और इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो इसके और इसके बीच का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर हम थीटा बराबर 30 डिग्री पुट कर दें। अब हम चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या जानते हैं? फाई इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको हम बी ए कोस थीटा पुट कर दें, जहां थीटा बी वेक्टर तथा ए वेक्टर के मध्य का कोण होता है दोस्तों। तो बी ए और थीटा तीनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में अब हम पुट कर रहे हैं। 5 × 10⁻³ फिर अगली जो वैल्यू है वो है 4, फिर कोस 30 डिग्री। दोस्तों यहां से आप देखेंगे 5 को जब 4 से गुणा करेंगे 20 × 10⁻³
cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहां से इस 2 से इस को काट देंगे तो यहां पर बच गया 10। 10 में से एक जीरो में इसके साथ इंक्लूड कर दूं तो 10 की घात -2 रह जाएगा। √3 का मान होता है 1.732। तो ये हमारे पास में फाई की जो फाइनल वैल्यू है वो निकल कर आती है 1.732 × 10⁻²। और ये आ जाएगा टेस्ला × मीटर स्क्वायर, जिसको हम वेबर भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारे पास में पाठ्य पुस्तक का दूसरा एग्जाम्पल। सिंपल सा एग्जाम्पल है, दोनों ही जो एग्जाम्पल है वो चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड थे। आगे हम देख रहे हैं अब तीसरा और चौथा एग्जाम्पल। दोस्तों अब हमारे पास में अगला जो एग्जाम्पल है 9वें चैप्टर में थर्ड जो एग्जाम्पल है वो देखिए। एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखिए कि कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है। यदि कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है φb वो है 2t² - 6t + 9 मिली वेबर हो तो t बराबर 5 सेकंड में कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा। हमारे को चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है और चुंबकीय फ्लक्स इस प्रकार का है कि वो समय पर निर्भर करता है। उसकी जो वैल्यू है वो टाइम पर आश्रित है, टाइम पर डिपेंड करती है। हमारे को प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। φb की वैल्यू दे रखी है, E हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो इसके लिए हम एक फैराडे का जो नियम है, दूसरे नियम है, उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं। क्या होता है देखिए दोस्तों, हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है E बराबर -dφb/dt होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो यहां पर n और मल्टीपल में आ जाएगा। यहां पर हमारे को फेरों की संख्या का यहां पर कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब जो कुंडली है वो केवल उसमें एक फेरा है। तो इसमें हम φb की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। φb की जब वैल्यू क्वेश्चन में जो दे रखी है वो सीधी सीधी इसमें पुट कर दीजिए दोस्तों। तो 2t² - 6t + 9 और यहां पर दे रखा है मिली वेबर। मिली का मतलब है कि 10 की घात -3 भी इसके साथ में दे रखा है दोस्तों। तो यहां से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन पड़ा ही है। इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि जो ये d/dt है वो अलग अलग के साथ में लगा सकते हैं या इसको सीधा एक एक करके इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोस्तों। तो माइनस का साइन पड़ा ही है, 2 एजडीज रह जाएगा 2t², मतलब t² का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो ये दोस्तों ये वाला 2 तो एजडीज पड़ा है, इस t² का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2t आ जाएगा। अक्ष की घात n वाला फॉर्मूला लगेगा, n अक्ष की घात n-1 तो इसकी घात 2 में से 1 घटेगी तो 1 बच जाएगा। फिर इसका जो डिफरेंशिएशन है t² का वो 2t आ जाएगा। फिर माइनस में 6 t का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस में 9 जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो दोस्तों होता है 0। तो 10 की घात -3 इसके मल्टीपल में पहले से ही पड़ी है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E का जो फॉर्मूला है अब हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, माइनस में 4t - 6 × 10⁻³ तो यहां से t बराबर हमारे को पूछा है 5 सेकंड पर। तो इसमें हम उपरोक्त समीकरण के अंदर t बराबर 5 पुट कर देंगे तो E बराबर माइनस में 4 × 5 - 6 × 10 की घात -3 आ जाएगा। तो यहां से इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो क्या निकल कर आ रही है दोस्तों, ध्यान देंगे। 4 × 5 20 हो गया, 20 में से 6 निकालेंगे तो 14 आ गया। तो 14 × 10 की घात -3 वोल्ट इसका आंसर
आ गया है दोस्तों। तो -14 इंटू 10⁻³ वोल्ट इसका आंसर आ गया है। इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं कि -14 मिली वोल्ट इसका सॉल्यूशन होता है दोस्तों। अब हम अगला जो एग्जाम्पल है वो यहां पर देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल को पहले अच्छे से समझना है, फिर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखेंगे। चौथा जो एग्जाम्पल है कि ग्राफ में किसी समय आश्रित चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। एक ग्राफ हमारे को दिखाया गया है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र इधर और समय इधर लिया गया है, जो किसी चालक लूप पर एक समान रूप से अस्तित्व में होता है। कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक लूप में एक समान रूप से लगा हुआ है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो जो हमारे को चालक लूप दे रखा है, एक कुंडली के रूप में दे रखा है, उस कुंडली के ठीक लंबवत है। देखिए, चित्र में 4 भाग दे रखे हैं, उन भागों को हम नाम दे देते हैं। इस वाले भाग को हम ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी और इसको डी। 4 भाग हमारे क्वेश्चन में बता रखे हैं दोस्तों। में प्रेरित विद्युत वाहक बल को अधिकतम को पहले लेते हुए क्रमित कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को समझना है। हमारे को चारों भागों में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है और उसमें से भी इसको इस तरीके से सेट करना है कि अधिकतम वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल को सबसे पहले, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को और सबसे कम वाले को लास्ट में रखना है। देखिए दोस्तों, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। हम क्या जानते हैं दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे, मैं इधर पुट कर रहा हूं आपके लिए। हम जानते हैं, देखिए आप क्या जानते हो, E बराबर हम जानते हैं माइनस में d∅b/dt। इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है उसको हम d∅b/dt से पुट कर सकते हैं, या इसको हम ∆φb/ΔT से भी पुट कर सकते हैं। इसको दोस्तों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अंतिम जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें से प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स घटा दीजिए तथा समय का अंतर जो T2 - T1 है उसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं। और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है दोस्तों वो होता है चुंबकीय क्षेत्र इनटू में क्षेत्रफल सदिश। तो मैं यहां पर हमने आप लोगों को समझाया कि फाई के स्थान पर B.A पुट कर सकते हैं, B/A लिखा जा सकता है। और यहां पर आपको दे रखा है कि B और A के बीच का जो एंगल है वो 0 है, B वेक्टर तथा A वेक्टर के बीच का, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र चालक लूप के लंबवत है तो इनके सदिशों के बीच का कोण 0 हो जाएगा। फाई बराबर B/A पुट कर सकते हैं। तो यहां से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है वो समानुपाती हो जाएगा B2 - B1 अपॉन T2 - T1 के बराबर हो जाएगा। मैं दोनों तरफ देखिए दोस्तों परिमाण लेकर चल रहा हूं, इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं। एक बार इस फॉर्मूले को फिर से देख लेंगे कि हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला इस तरीके से होता है, माइनस में d∅b/dt और इस φb के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं B/A। तो यहां पर जो क्षेत्रफल है वो नहीं बदल रहा है इसलिए हम इसको बाहर ले लेंगे, तो dB/dt पुट कर देंगे। माइनस में A और dB को हम B2 - B1 अपॉन T2 - T1 से पुट कर सकते हैं। यदि यहां पर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण की बात करें तो वो समानुपाती हो जाएगा B2 - B1 अपॉन T2 - T1 के परिमाण के, क्योंकि यहां पर A है वो कांस्टेंट है और हमने ये जो नेगेटिव साइन है उसको भी कांस्टेंट में ही डाला है दोस्तों। अब हम भाग A के लिए सभी भागों की एक एक करके चर्चा करेंगे। भाग A के लिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको मैं EA से पुट कर दूं
और ये वाला जो है चुंबकीय क्षेत्र है इसमें शून्य है, तो B2 माइनस B1 सारा का सारा ही शून्य हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है दोस्तों वो शून्य ही होगा। तो यहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो शून्य ही होगा, या इसको आप शून्य के इक्वल भी दिखा सकते हैं दोस्तों। तो दूसरा जो पार्ट है इसमें भाग बी के लिए जो अंतिम वैल्यू है ई बी में पुट कर देता हूं, सिर्फ परिमाण यहां पर पुट करें आप। तो ए यहां पर आपके पास में है अंतिम जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है यहां से यहां तक ए भाग में। फिर बी भाग में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 से बढ़कर बी नोट हो जाता है। तो अंतिम चुंबकीय क्षेत्र है बी नोट, प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र 0, और जो समय है वो है 2t माइनस टी, क्योंकि इस जगह पर समय 0 t से स्टार्ट हो रहा है 2t तक जा रहा है, तो 2t अंतिम में से प्रारंभिक समय घटा दिया। तो ये हमारे पास में आ गया बी नॉट ए अपॉन में टी दोस्तों। ये मैंने सिर्फ परिमाण लिखा है यहां पर। फिर भाग जो सी है उसके लिए यहां पर ई सी से हम इसको पुट कर रहे हैं, जो कि ए। मैंने यहां पर भाग सी के अंदर भी, इस भाग के अंदर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी बी नॉट माइनस बी नॉट 0 हो जाएगा दोस्तों। अपॉन में जो अंतिम समय है वो है 3t माइनस 2t, तो ये वाली वैल्यू भी 0 प्राप्त होती है। सी भाग में भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन न होने की वजह से चुंबकीय फ्लक्स शून्य प्राप्त होता है। फिर भाग डी के लिए, जो भाग डी है उसके लिए हमारे पास में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उसको ईडी से पुट कर दें हम, तो इसकी जो वैल्यू है अंतिम जो चुंबकीय क्षेत्र है वो शून्य माइनस बी नॉट, अंतिम जो समय है वो है 5t, और इस भाग डी के अंदर जो प्रारंभिक समय है वो है 3t। तो यहां से आपके पास में निकलेगा बी नॉट, क्योंकि इसका जो परिमाण है वो बी नॉट हो जाएगा, ये ए पढ़ाई है, और 5t में से 3t घटा देंगे तो 2t आ जाएगा। यहां पर हमारे पास में 4 वैल्यू आई, जिनमें से 2 तो शून्य है, एक है बी नॉट ए अपॉन में टी, एक है बी नॉट ए अपॉन में 2t। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसको सर्वप्रथम हम पुट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास में सबसे ज्यादा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो बी वाले भाग का है। फिर उससे जो छोटा है, उससे जो आधा है, वो है डी भाग का प्रेरित विद्युत वाहक बल। फिर जो उससे भी छोटा जो विद्युत वाहक बल है वो आप ए या सी भाग का कर सकते हैं। ए भाग का और सी भाग का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो शून्य के बराबर है दोस्तों। तो ये हमारे पास में आ गए हैं ए बी सी डी भागों में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा अधिकतम से न्यूनतम का उनका क्रम। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे, अंतिम जो एग्जाम्पल है वो देखने वाले हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक का जो 5th एग्जाम्पल है वो क्या है, 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 50 फेरों वाली एक कुंडली को 0.3 सेकंड में 1.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाता है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत है। यदि कुंडली का जो प्रतिरोध है वो 10 ओम हो तो उसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा। हमारे को कुंडली में से प्रवाहित आवेश की वैल्यू पूछी है। आवेश को हम धारा इंटू समय पुट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे को धारा की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, और जो धारा है दोस्तों, धारा कैसे फाइंड आउट करेंगे, धारा की वैल्यू भी हमारे को यहां पर देखनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक एक करके सबकी वैल्यू हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं। सर्वप्रथम हम जो वैल्यू दी हुई है उनके मान यहां पर पुट करते हैं। सर्वप्रथम कुंडली का जो क्षेत्रफल है 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम 1.6 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। देखिए मैंने सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट किया तो 10 की घात -2 कर दिया। यहां पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 10 की घात -2 का स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया है
कुंडली में फेरों की जो संख्या है वो हमारे को 50 दे रखी है। इसके साथ में हमारे को चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो बता रखा है 1.8 टेस्ला। 1.8 टेस्ला हमारे को चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है। इसके साथ में जो कुंडली का प्रतिरोध है दोस्तों वो हमारे को दे रखा है 10 ओम, और हमारे को ये बता रखा है कि जो कुंडली है उसको चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो रखने में लगने वाला जो समय है वो हमारे को बता रखा है 0.3 सेकंड का समय दे रखा है दोस्तों। तो इस जो समय है इसको हम डेल्टा टी से पुट कर दें। डेल्टा टी की जो वैल्यू है दोस्तों 0.3 सेकंड दे रखी है। अब हमारे को कुंडली में से प्रवाहित आवेश की वैल्यू पूछी है दोस्तों। आवेश का मान तभी निकल पाएगा जब हमारे पास में आवेश का मान तभी निकल पाएगा दोस्तों जब हमारे पास में जो धारा है उसका मान पता हो। इस धारा की वैल्यू आप लोगों को पता है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर हमारे को इस इक्वेशन के अंदर धारा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। धारा की वैल्यू तभी निकलेगी जब प्रेरित विद्युत वाहक बल पता हो। तो एक एक करके हम सर्वप्रथम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे, जिससे हम धारा निकालेंगे और उससे हम आवेश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं, देखिए आप क्या जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में। फैराडे के दूसरे नियम से N d∅v/dt जानते हैं। तो यहां पर E बराबर फेरों की जो संख्या है वो है दोस्तों 50, और जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन। तो यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन को मैं ऐसे पुट कर दूं φ2 माइनस φ1, यहीं पर पुट कर देता हूं एक बार, माइनस में N φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। मैंने इसको इस तरीके से पुट कर दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस में n b2 माइनस b1 इंटू a अपॉन में डेल्टा टी। तो यहां से आपके पास में रह गया है अब b2 माइनस b1। तो b2 की जो वैल्यू है, अंतिम जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो है 1.8। प्रारंभ में इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुंडली को लाया जा रहा है कि रख दिया जाता है। तो रख रहे हैं तो पहले जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 है, और जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि क्वेश्चन में क्षेत्रफल की वैल्यू बता रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁴, और जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू हमारे को 0.3 बता रखी है दोस्तों। तो इस को हम अब हल करते हैं तो E का मान हमारे पास में यहां से निकल कर आ जाएगा दोस्तों। यहां से मैं एक पॉइंट हटा देता हूं तो इससे भी ये पॉइंट हट जाएगा। 3 का इसमें भाग 6 टाइम चला जाएगा। 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में यहां से 300 निकल कर आ गया। 1.6 गुणा 10 की घात -4 यहां से निकला है दोस्तों। फिर अब आप आगे इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास में क्या निकल कर आएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4.8 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट यहां से इसका सॉल्यूशन ये हमारे पास में दोस्तों आ गया है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू है वो आ गई है माइनस में 4.8 गुणा उसकी घात -2 हमारे पास में आ चुकी है। फिर उसके बाद में हम धारा की जो वैल्यू होती है वो E बट्टे में R, E की जो वैल्यू है वो है माइनस में 4.8 इंटू 10⁻⁻2, और R की जो वैल्यू है वो 10 दे रखी है दोस्तों। तो यहां से I की जो वैल्यू है वो माइनस में 4.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये माइनस का साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन के कारण से अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आवेश बराबर है I इंटू डेल्टा टी। I की जो वैल्यू है वो हमारे पास में, चाहे तो आप इसमें परिमाण सहित पुट कर दें या माइनस में 4.8 इंटू 10⁻³ इंटू 0.3 एज इट इज पुट कर देंगे। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा
माइनस 14.4 इंटू 10⁻⁻4, ये इसको आप क्यूब बराबर माइनस में 1.4 गुणा 4 गुणा इसकी घात -3 कूलाम पुट कर सकते हैं। और यदि परिमाण के रूप में व्यक्त करें तो दोस्तों हमारे पास में जो आवेश प्रवाहित होगा कुंडली में से वो इतना आवेश प्रवाहित होगा। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमारे को आवेश पूछा था, तो आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, और धारा को हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे में प्रतिरोध ओम के नियम से निकाला। यहां से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फैराडे के नियम से हमने फाइंड आउट कर लिया है दोस्तों। तो जो वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम आवेश के मान तक पहुंचते हैं। इस वीडियो में आपने 5 एग्जाम्पल देखे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।